हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मूल अधिकारों के जो आगे वाला पार्ट है उस पर बात करेंगे। पहले तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम अब जो है स्टार्ट हो रहे हैं उनके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और इन वीडियो को भी देखें। उसके साथ जो भी मैटर आपको मिलता है उसको भी आप कोशिश करें कि इधर से लें और बुक्स को आप ज़रूर पढ़ें। ऐसा नहीं कि एक नोट से हम ही पूर्ति कर लेंगे, नहीं, बुक्स आपको ज़रूर पढ़नी है, ऑथेंटिक बुक्स। लेकिन ये वीडियो देखने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप कमेंट करें कि आपको बुक्स कौन सी पढ़नी है, क्या पढ़नी है। उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन सी ऑथेंटिक बुक है एग्जाम के लिए जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा एक मौलिक अधिकार टॉपिक चल रहा था, मौलिक अधिकार को आज हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम बात करेंगे हमारे मौलिक अधिकार 3 और 4, 5 और 6, क्योंकि हमने पहले चर्चा की थी फर्स्ट वीडियो में कि हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। तो 6 में से हमने समानता पढ़ लिया है 14 से 18, स्वतंत्रता पढ़ लिया है कहाँ से? 19 से लेके 22 तक। और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो हमारे 2 ही आर्टिकल है, दोनों आर्टिकल इम्पोर्टेंट भी हैं, 23 और 24। यानी आर्टिकल 23 जो है वो क्या है, बड़ों के लिए है, और आर्टिकल 24 जो है वो छोटे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। तो इसमें एज भी डिफाइन कर दी भी, 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो 24 में चले जाएंगे, और जो 14 साल से बड़े की उम्र के हैं वो किस में चले जाएंगे? 23 में चले जाएंगे। यानी शोषण किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आर्टिकल 23 में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भाषा लिखी हुई है उसमें है कि बलात् श्रम का निषेध, कि बलात् जो श्रम करवाया जाता है उसका इसमें निषेध किया गया है। बलात् श्रम कैसे? कि ज़बरदस्ती, आप करना नहीं चाहते फिर भी आपसे करवाया जाता है, या फिर आपसे काम करवा लिया जाता है, उसका मेहनताना नहीं दिया जाता है। तो बलात् श्रम यानी ज़बरदस्ती जो कार्य करवाए जाते हैं और उनके बदौलत आपको कोई मेहनताना भी नहीं मिलता है, तो उसको हम बलात् श्रम के अंतर्गत रखते हैं। और वो हमारा अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 23। तो अनुच्छेद 23 स्टूडेंट्स है बलात् श्रम निषेध, कि ज़बरदस्ती से जो कार्य करवाया जाता है उसका निषेध जो है वो अनुच्छेद 23 में किया गया है। अब अनुच्छेद 24 क्या है? यानी 14 साल से कम ज़्यादा उम्र वाले जो व्यक्ति हैं उनको तो हमने 23 में कर लिया कि उनसे कोई भी आप ज़बरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते हैं। उनकी इच्छा है तो ही वो कार्य करेंगे, नहीं था वो नहीं करेंगे। उसके बाद आता है आर्टिकल 24, और 24 क्या कहता है? 24 कहता है कि बाल श्रम का भी निषेध है, कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, जो बालक हैं 14 साल से कम उम्र के, उन बच्चों से कोई भी जोखिम भरा कार्य नहीं करवा सकते हैं। जोखिम भरा कार्य यानी ऐसा भारी कार्य जो बच्चा करने में असमर्थ है, जिससे उसके शारीरिक मानसिक दोनों ही तरह से उसको हानि हो सकती है। ऐसे कार्य जो हैं वो आर्टिकल 24 यानी बाल श्रम निषेध के अंतर्गत आता है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तो कौन सा होता है? जैसे कि कारखाने में काम करवाना, खदान में काम करवाना, यानी ऐसा का भारी कार्य जो बच्चा करने में असमर्थ हो, ऐसा कार्य पर क्या है? निषेध है। अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 24 में। एक बार फिर सुन लीजिए स्टूडेंट, ये ध्यान रखना है आपको कि जब मैं आर्टिकल बता रही हूँ, आर्टिकल के साथ उनकी थीम भी बता रही हूँ, उनके मैं विषय भी बता रही हूँ, वो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो है वो इसी तरह से पूछे जाते हैं कि अनुच्छेद 24 का संबंध है या फिर बाल श्रम का संबंध अनुच्छेद 24 से। तो इस तरह से हमें दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। और मैं एक सीधी जो भाषा है वो इसीलिए बोल रही हूँ इसमें, ताकि आप समझ सको, क्योंकि हमारी जो संविधान की भाषा वो बहुत टफ भाषा है। जब हम संविधान लेके बैठते हैं पढ़ने के लिए तो शायद हम उसमें से आधी चीज़ें पढ़ पाते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आती है। वो कैसा है? वो वकीलों का संविधान जैसे कहा जाता है ना, वकीलों ने तैयार किया है, तो वो वकीलों वाली लैंग्वेज उसमें है। लेकिन हम एक सिंपल भाषा में इसको, क्यों, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि हम चीज़ों को समझें, समझ के जो हमसे पूछा जाता है उसका हम आंसर या उत्तर दें। तो यही मेरा मेन उद्देश्य है कि बलात् श्रम का निषेध 23 और बाल श्रम का निषेध, बलात् यानी ज़बरदस्ती किसी व्यक्ति से कार्य करवाया जाता है उसका निषेध, और बाल श्रम का निषेध आर्टिकल किस में है? 24 में, जब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी भी प्रकार का जोखिम भरा कार्य नहीं करवाया जा सकता है। फिर हमारा आता है अगला जो अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता,
कि धर्म के विषय में हमें क्या क्या स्वतंत्रता प्राप्त होती हैं, धर्म के विषय में हम क्या क्या कर सकते हैं, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। आपको मैं बता दूं कि जब हमने प्रस्तावना पढ़ी थी तो प्रस्तावना में हमने 2 शब्द जोड़े थे बाद में, क्योंकि मूल जो प्रस्तावना थी उसमें पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द नहीं था, पंथ निरपेक्ष समाजवाद तथा अखंडता शब्द नहीं था। और मैंने कहा था कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारी प्रस्तावना में क्या कर दिया गया है, संशोधन कर दिया गया है। तो ये है कि पहले हमारे यहाँ पे पंथ निरपेक्ष जो शब्द था वो संविधान की प्रस्तावना में नहीं था, लेकिन बाद में इसको जोड़ दिया गया है। वही पंथ निरपेक्ष यानी धार्मिक स्वतंत्रता की, धर्म के लिए आप क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे संविधान के मौलिक अधिकार नंबर 4 जो अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक जो है वो जोड़ा गया है। यानी हमारे संविधान का जो 4th नंबर का फंडामेंटल राइट्स है, वो फंडामेंटल राइट्स में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता। और धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल कहाँ से हैं, 25 से लेके 28 तक। अब हम बात करेंगे कि 25 में क्या है, क्या कहा गया है, 26 में क्या है, 27 में क्या है, 28 में क्या है। और धार्मिक स्वतंत्रता का एक सीधा साधा अर्थ तो यही होता है कि हम जो है किसी भी धर्म को अपनाने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र हैं। राज्य का भी अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य की दृष्टि से सभी धर्म कैसे हैं, समान है। राज्य ना तो किसी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है और ना ही किसी धर्म के प्रचार को रोक सकता है। इसी प्रकार से यानी धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है कि राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, हम धर्म निरपेक्ष हैं, हमारा धर्म से कोई वो नहीं है कि भाई हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख है, ईसाई, नहीं। सर्व धर्म संभाव की जो भावना है कि सभी धर्म जो हैं हमारे यहाँ समान है, सबको समानता की दृष्टि से देखा जाता है। तो फिर धार्मिक स्वतंत्रता में क्या दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता में दिया गया अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है, कहा गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी कि किसी भी धर्म को अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने की आपको पूर्ण स्वतंत्रता होती है। अंतःकरण यानी आपको अपनी आत्मा से किसी भी धर्म को आप अपना सकते हो और उसका क्या कर सकते हो, प्रचार और प्रसार कर सकते हो। उस पर आप, उसके लिए आप पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। दूसरा है, यानी ये किसमें है, आर्टिकल 25 में है, ऐसा कहा गया आर्टिकल 25 में। और 26 में क्या कहा गया है, 26 में कहा गया है कि जो हमारे धार्मिक मामले हैं, इन धार्मिक मामलों का जो प्रबंध है उस प्रबंध की सबको स्वतंत्रता होती है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों के संबंध में जो प्रबंध किया जाता है उस प्रबंध के विषय में पूर्ण स्वतंत्रता होती है। वो धार्मिक मामलों में क्या है, प्रबंध के लिए स्वतंत्र है, वो उसकी व्यवस्था कर सकता है, उसके लिए जो जो व्यवस्था उसको चाहिए वो धर्म, अपने धर्म के लिए भी, सार्वजनिक धर्म के लिए भी जो है व्यवस्था कर सकता है। फिर धार्मिक व्यय जो है उसमें जब हम व्यय करते हैं तो उस समय जो हमारा व्यय होता है उस व्यय पर कर अदायगी में छूट मिलती है। यानी आप स्पष्ट ये समझें कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 10 लाख रुपए हैं और उसने 2 लाख रुपए धर्म पे खर्च किए हैं, तो वो 2 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसने धार्मिक कार्यों पर खर्च किया है। तो इसका मतलब यही है कि धार्मिक व्यय के लिए कर अदायगी में छूट। यदि आपने धार्मिक मामलों में या धर्म के लिए मंदिर में या कहीं भी मस्जिद में या कहीं भी आपने खर्च किया है तो उस क्या होगा, कर अदायगी पर आपको क्या मिलेगी, छूट मिलेगी, आपको कम कर देना होगा। इसके अलावा लास्ट क्या था कि जो हमारी राजकीय शिक्षण संस्थाएं हैं, यानी कि जो हमारी सरकार के द्वारा जो शिक्षण संस्थाएं चला रखी हैं, उन शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध है। यानी शिक्षण संस्था जो हमारी है, जो गवर्नमेंट की शिक्षण संस्था हैं, उनमें किसी भी प्रकार से जो है वो धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं दी जा सकती है कि ये हिंदू है तो हिंदू के, मुस्लिम है तो मुस्लिम, सिख नहीं, सबको समान समझा जाता है। तो मैं रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट्स कि आर्टिकल 25 जो है वो हमारा है अंतःकरण की स्वतंत्रता। फिर है धार्मिक मामलों में प्रबंध के लिए 26 में कि हम धार्मिक मामलों में प्रबंध के लिए स्वतंत्र हैं। फिर है कि हम धार्मिक व्यय के लिए जो कर देते हैं उसमें कर अदायगी में हमें क्या मिलती है, छूट मिलती है। और लास्ट क्या है कि जो हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं उन शिक्षण संस्थानों में क्या है, धार्मिक शिक्षा का क्या होता है, निषेध होता है, यानी उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है।
25, 26, 27 और 28 4 आर्टिकल जो हैं वो हमारे किसमें, धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में दिए गए हैं। आपको ध्यान रखना है कि पहले हमें अंतःकरण, किसी भी धर्म को प्रचार प्रसार करने का, अपनाने का स्वतंत्रता है। उसके बाद है कि धार्मिक मामलों में हमें प्रबंध करने की स्वतंत्रता होती है। फिर हमें कर अदायगी में कि हम धर्म के ऊपर यदि हमने पैसे खर्च किए हैं तो उनमें क्या होगी, हमें कुछ छूट मिलेगी। और लास्ट क्या है कि जितने भी राजकीय शिक्षण संस्थान हैं उन राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का क्या होगा, निषेध हो। ठीक है, तो ये हमारे धर्म से संबंधित जो है वो मौलिक अधिकार हैं। अब हम बात करेंगे पांचवा मौलिक अधिकार। 4 की तो हम कर चुके हैं पहले बात, और चौथा हमारा कौन सा था, धार्मिक स्वतंत्रता। अब धार्मिक स्वतंत्रता के बाद हमें क्या, हमें शिक्षा और संस्कृति संबंधी भी मूल अधिकार प्राप्त है। किसको प्राप्त है, अल्पसंख्यक वर्ग को। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि शिक्षा और संस्कृति संबंधित जो हमारा मूल अधिकार है वो किसके लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। अब आपसे पूछा जाए कि कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि शिक्षा और संस्कृति का जो मूल अधिकार है वो मूल अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग को दिया गया है। यानी अल्पसंख्यक वर्ग के लिए हमारा जो है वो अनुच्छेद 29 और 30 है। अब इसमें दिए गए शिक्षा और संस्कृति का से संबंधित जो हमारा मूल अधिकार है वो 29 से 30 तक है, 2 आर्टिकल्स में है। किसके लिए है, स्पेशली अल्पसंख्यक वर्ग के लिए ये। ठीक है, यानी अल्पसंख्यक वर्ग को ही दिया गया। अल्पसंख्यक वर्ग किसको मानते हैं, यानी ऐसा वर्ग जिनकी संख्या अन्य वर्गों से क्या है, तादाद में बहुत कम है, उनको क्या है, अल्पसंख्यक वर्ग माना गया है। जैसे सिख हैं, बौद्ध हैं, ऐसे वर्ग जो समाज में जो हमारे यहाँ पे जिनकी जनसंख्या बहुत कम है उनको अल्पसंख्यक वर्ग में माना जाता है। अब आती है बात 29 यानी अनुच्छेद 29 में क्या लिखा गया है अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, तो ये लिखा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग को क्या अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति, यानी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। तीनों वर्ड आपको ध्यान रखने हैं कि अपनी भाषा को, अपनी लिपि को और अपनी संस्कृति को क्या रखेगा, ये सुरक्षित रखेगा। सुरक्षित रखेगा किस में दिया गया है, अनुच्छेद 29 में। यानी भाषा, लिपि और संस्कृति, अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखता है आर्टिकल 29 में। 30 में फिर क्या आता है, 30 में आता है कि जो हमारा अल्पसंख्यक वर्ग है ये अल्पसंख्यक वर्ग भाषा और धर्म के आधार पर, यानी भाषा और धर्म के आधार पर क्या कर सकता है, भाषा और धर्म के आधार पर अपनी निजी शिक्षण संस्थान खोल सकता है। ठीक है, यानी 30 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्ग जो है भाषा और धर्म के आधार पर अपनी निजी शिक्षण संस्थान खोल सकता है। और दूसरा क्या है कि ये जो है जो शिक्षण संस्थान खोलता है उसको क्या करता है, उसके लिए प्रबंध की व्यवस्था भी स्वयं ही कर सकता है। तो यानी अल्पसंख्यक वर्ग धर्म और भाषा के आधार पर शिक्षण संस्थान खोल सकता है और इन शिक्षण संस्थानों में क्या कर सकता है, इन शिक्षण संस्थानों में वो प्रबंध की व्यवस्था भी कर सकता है। तो अल्पसंख्यक वर्ग का आपको नाम आते 29-30 याद आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो और शिक्षा और संस्कृति से रिलेवेंट ये होता है और इसमें 2 ही आर्टिकल हैं 29 में। तो क्या है कि इनकी तीनों चीज़ों को, कौन सी, भाषा को, लिपि को और संस्कृति को, उनको सुरक्षित रखते हैं ये। और आर्टिकल 30 में यदि हम जाते हैं तो अल्पसंख्यक वर्ग क्या करता है, धर्म और भाषा के आधार पर अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना करता है और उसके साथ उन शिक्षण संस्थानों में क्या करता है, प्रबंध की व्यवस्था भी ये करता है। अब एक छोटा सा आता है कि भाई अल्पसंख्यक वर्ग को तो आपने यहाँ पे जो है वो रिजर्वेशन दे दिया है, इनकी व्यवस्था कर दी है 30 में कि वो अपनी शिक्षण संस्थान निजी खोल सकते हैं, उसके अलावा वो प्रबंध भी कर सकते हैं। तो क्या हमारे किसी और वर्ग को भी आरक्षण है शिक्षा में? तो ये जो है इसके आज हम बात कर लेते हैं कि हमारा एक अमेंडमेंट यानी एक संविधान संशोधन हुआ था जिसको बोलते हैं 93वां संविधान संशोधन 2005 में। और इस संशोधन का मेन उद्देश्य क्या था, इसका मेन उद्देश्य था कि SC, ST शैक्षिक और सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप से जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उन पिछड़े वर्ग के लिए निजी संस्थानों में 25% आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
यानी एक बार फिर इस चीज को सुने आप कि एक हमारा 93वां संविधान संशोधन 2005 में हुआ था और इसमें 2005 वाले में 93वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया, इसमें जोड़ा गया कि SC, ST और OBC में किसमें, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इन वर्गों के बच्चे जो होंगे, यानी इस वर्ग के जो बच्चे होंगे, इन बच्चों को निजी शिक्षण संस्थानों में, जो निजी शिक्षण संस्थान हैं, इन निजी शिक्षण संस्थानों में क्या होगा, 25% रिजर्वेशन, 25% मुक्त शिक्षा की जो है वो व्यवस्था की गई है। यानी 25% जो है उन बच्चों को मुक्त शिक्षा जो है 25% का रिजर्वेशन इनके लिए कर दिया गया है। ठीक है, तो 93वां संविधान संशोधन अल्पसंख्यक वर्ग के अतिरिक्त जो हमारा पिछड़ा है, बैकवर्ड एरियाज, SC, ST, OBC, इनके बच्चों के लिए क्या है कि निजी शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अल्पसंख्यक वर्ग को तो अलग दे ही दिया गया है, 30 में तो भाषा और लिपि के आधार पर अपनी शिक्षण संस्थान खोल सकता है और उसके अलावा उसका प्रबंध भी वो कर सकते हैं। 29 में क्या दिया गया है कि भाषा, लिपि और संस्कृति को जो सुरक्षित रखने का ये लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो एक बीच में एक हमारा नया टॉपिक आ गया 93वें संविधान संशोधन, जिसमें ST, SC और OBC के बच्चों को क्या कर दिया गया है, 25% रिजर्वेशन देके उनके लिए निजी शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। अब हमारा लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है कि भाई संविधान में जो है आपके मौलिक अधिकारों का उपचार यानी कि सुरक्षा दी जाती है। यानी व्यक्ति के जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो कहाँ जा सकता है, वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही जगह जा सकता है। लेकिन यदि हम अभी सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित बात करें तो आर्टिकल किस में आता है, 32 में आता है। केंद्र में यदि होता है तो 32 के तहत वो क्या है, संवैधानिक उपचारों के मौलिक अधिकार जो है उसके तहत जो है वो न्यायालय में जा सकता है। तो उसके साथ साथ यानी अनुच्छेद 32 जो है हमारा, अनुच्छेद 32 जो आपके सामने छठा जो आर्टिकल दिया गया उसमें अनुच्छेद 32 है, उसमें कितनी 5 रिट दी गई है हमारे संविधान में। 5 रिट मैंने बताई भी थी उस दिन भी हमने चर्चा की थी जब हमने कहा था कि हमारे देश पे प्रभाव, भारतीय संविधान पर विदेशी देश का प्रभाव। तो रीट मैंने बताई थी किस देश से हमने ग्रहण की थी। इसमें यदि आप पीछे वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रीट हमने कहाँ से ली है। तो इस रीट में 5 रीट इसमें हैं अनुच्छेद 32 में, और व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार का क्या कर सकता है, सहारा ले सकता है। तो इसमें पहला कौन सा है, कौन सी रीट जारी की जाती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। कि यदि किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है तो उस व्यक्ति को यह जानने का हक है कि उसे जिस कारण से बंदी बनाया गया है वो कारण क्या है। यानी बंदी बनाए जाने का वो कारण जान सकता है कि कौन सी कानून का उसने उल्लंघन किया है जिसके तहत उसे बंदी बनाया जा रहा है। यानी जब भी किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत वो व्यक्ति ये जान सकता है कि उसको किस कानून के उल्लंघन के आधार पर बंदी बनाया गया है, उसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। और फिर क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है तो उसको जल्दी से जल्दी जो है वो न्यायालय के सामने पेश किया जाए और उसमें कारण जाना जाए कि किस कारण से इसको बंदी बनाया गया, कौन से कानून की अवहेलना हुई है इसमें, और यदि वो वैध है यानी उसने किसी कानून का अवहेलना की है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उस व्यक्ति को बंदी बनाए रखा जाएगा। और यदि बंदी बनाए जाना अवैध है तो उस स्थिति में क्या होगा, उस व्यक्ति को मुक्त कर दिया जाएगा। यानी प्रत्येक व्यक्ति को जब बंदी बनाया जाता है आर्टिकल 32 के तहत उसे जानने का हक है कि उसे क्यों बंदी बनाया गया है। ठीक है, अगला है फिर परम आदेश। इस नाम से शायद हो रहा है कि परम आदेश, कि हमें जो है हमारे अधिकारियों से आदेश मिले हुए हैं कि आपको ये सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करना है। तो सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करना है, जो आपको कार्य सौंपा गया है उस कार्य को यदि आप करने में असफल हैं तो उसके लिए परमादेश रिट लाई जा सकती है। आपसे पूछा जा सकता है कि आपने सार्वजनिक कार्य को पूरा किया या नहीं किया। तो सार्वजनिक कार्य जब सौंपा जाता है तो उस कार्य को पूरा किया नहीं किया वो हम परमादेश रिट के माध्यम से क्या है, जाना जा सकता है। अगला है प्रतिषेध।
प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रोकना, उसके प्रति क्या करते हैं, एक्शन लेना, रोकना। तो रोकना क्या होगा प्रतिषेध का अर्थ? रोकना क्या मतलब? रोकने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जब सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय में, जो निम्न न्यायालय हैं उसके अधीन, उन न्यायालयों में ये देखती है कि ये मामला जो है ये इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय उस मामले को वहाँ से रोक सकती हैं, उसको क्या है, बंद करवा सकती हैं कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, यानी ऐसे मामलों पर जब अधीनस्थ न्यायालय, निम्न न्यायालय सुनवाई करती हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय उसको वहीं पे क्या कर सकती हैं, उस पर बैन लगा सकती है, उसको रुकवा सकती है। दूसरा है उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण का मतलब होता है ऊपर फेंकना। ठीक है, तो उत यानी ऊपर की ओर, प्रेक्षण करें ऊपर की ओर भेजना किसी चीज को। तो ये क्या होता है, ये तो यहाँ पे तो क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय उसको वहीं पे रोक देती है, जो कार्यवाही, जो भी मतलब निर्णय देती है उस निर्णय को वहाँ रोक दिया जाता है। और इसका अर्थ क्या है कि जो ऐसे मामले पे निर्णय दे रही है निम्न न्यायालय जो हैं, अधीनस्थ न्यायालय जो हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के अधीन है, तो उस पे क्या है, वो अपने पास उसे मंगवा सकती हैं, मंगवा सकती है उसको कि ये जो है ये यहाँ सुनवाई का मामला नहीं है, इसकी सुनवाई वहाँ ऊपर की जाएगी। तो दोनों में अंतर क्या हुआ, आपसे पूछा जाएगा प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण में अंतर क्या हुआ। प्रतिषेध का मतलब होता है कि जो अधीनस्थ न्यायालय कार्य कर रही हैं उनको वहाँ रोकना, और उत्प्रेक्षण का अर्थ क्या होगा कि जो कार्यवाही चल रही है उस मामले को ऊपर मंगवाना। ठीक है, ये दोनों में अंतर है। फिर आता है अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति कोई पद प्राप्त कर लेता है तो उस व्यक्ति से जानकारी प्राप्त की जाती है कि ये व्यक्ति ने जो पद प्राप्त किया है ये वास्तव में सही है या गलत है। तो यानी उसके अधिकार के बारे में जान लिया जाता है कि इसने पद सही प्राप्त किया है या गलत प्राप्त किया है। इसको बोलते हैं अधिकार प्रच्छा। यानी एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ, आपको ध्यान रखना है पांचों रिट कि क्वेश्चन में आ जाता है कई बार कि आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसमें कौन से रिट नहीं है। तो आपको पांचों रिट याद होंगे तो आप बताएंगे ना कि ये रिट नहीं है। तो जो है पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। जब किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो उससे जाना जाता है कि बंदी बनाना उसका उचित था या नहीं था। न्यायालय में उस न्यायालय के सामने उपस्थित किया जाता है, उसके बारे में फिर डिसीजन दिया जाता है। यदि कानून का उल्लंघन नहीं था तो उसको छोड़ दिया जाता है, यदि कानून का उल्लंघन होता है तो उसको बंदी बना लिया जाता है। अगला है परमादेश। जब किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्य सौंपा जाता है तो उससे पूछा जाता है कि आपने कार्य किया, कितना सही किया, कितना गलत किया, उसके बारे में जानकारी होती है। प्रतिषेध का मतलब होता है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ या निम्न न्यायालय हैं उनसे किसी भी मामले को रुकवा सकती है क्योंकि वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अगला है उत्प्रेक्षण। इसका मतलब होता है कि जब न्यायालय यानी अधीनस्थ न्यायालय कोई निर्णय दे रही होती हैं और उनको लगता है कि ये निर्णय का जो अधिकार इनको नहीं है तो उस मामले को जो है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में वो मंगवा सकती है। यानी यहाँ रोक दिया जाता है, वहाँ ऊपर मंगवा लिया जाता है। एक अधिकार पूछा, जब किसी व्यक्ति को कोई पद, सार्वजनिक पद दे दिया जाता है तो वो व्यक्ति कितना योग्य है उस पद को प्राप्त करने के लिए, इसकी जानकारी जो है वो अधिकार परीक्षा में पूछी जाती है। यानी स्टूडेंट्स आज हमारे जो हैं 6 मौलिक अधिकार जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। थे 7 लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा वो हमारा समाप्त हो चुका है। तो हम 6 ही मौलिक अधिकार वर्तमान समय में पढ़ते हैं जो आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और आपको ये सारे जैसे जैसे सीरीज हैं कि 2 मैंने डाले हैं, सारे छोटे छोटे वीडियो बना के उनको सारों को अच्छे से पढ़ना है। और साथ में जो वर्तमान में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नींद का अधिकार है, प्रेस का अधिकार है, ये सारे कौन से मौलिक अधिकार में जुड़े थे ये भी मैंने लिखवाया है बीच बीच में, तो आपको बिल्कुल पढ़ना है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रेस का अधिकार कहाँ है, आर्टिकल 19 में है। सूचना का अधिकार क्या है, अनुच्छेद 21 में। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार क्या है, 21 क्या जोड़ा गया है। निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार कहाँ है, अनुच्छेद 21 में है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको थोड़ी सी रिपीट करनी है क्योंकि मैंने पहले वाले वीडियो में जस्ट ये चीज़ें डाली थी कि हमारी क्या क्या चीज़ें जो हैं इनमें बाद में जोड़ी गई। शुद्ध हवा का अधिकार जो है हमें कहाँ है, अनुच्छेद 21 में है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको, नींद का अधिकार है, ये सारी चीज़ें भी आपको इनके साथ जो है पढ़ना है क्योंकि ये लेटेस्ट मुद्दे हैं। ये जैसे जैसे नए नए मुद्दे आते रहते हैं, कोर्ट में केस जाते रहते हैं, वैसे वैसे वाद के साथ ये चीज़ें हमारी संविधान में जुड़ती जाती हैं। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें।
लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो मुझे तो तब होगा कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और कहीं सिलेक्शन पाएंगे। और मेरा मोटो यही है कि जो बच्चे नहीं जा पाते हैं कहीं भी बाहर, उनको घर पे मैटर मिले। और जो भी समस्या है आप कमेंट में लिख के भेजें कि मैडम ये समस्या है, ये टॉपिक है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा, मैं उसमें भी तुरंत जो है वो वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आप कमेंट जरूर करें कि इस चीज़ पे हमें ये चीज़, ये जो आपकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स की जो है कमेंट। और यदि आप लाइव भी चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करें, वो भी हम आगे एक प्रोसेस बना रहे हैं कि लाइव भी आके आपसे बात करें। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट्स।